देखिए, क्वेश्चन है कि वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, निम्नलिखित में से जो है क्या बनने के कारण। चांदी का कोई भी चीज आप पहनते हैं, अंगूठी पहन रहे हैं या कोई भी आभूषण पहन रहे हैं, तो देखिए कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि चांदी में जो जंग लगता है उसका कलर कैसा होता है, तो कैसा कलर हो जाएगा, काला हो जाएगा। यह होता कैसे है, तो वायुमंडल में होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसी के साथ क्या करता है, सिल्वर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और सिल्वर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करेगा। और जैसे सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करेगा, चांदी का वस्तु क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। यानी चांदी में जो काला जंग लगता है वो किसके कारण लगता है, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण लगता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइटेरियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है संख्या कितना होगा। ट्राइटेरियम की बात किया जाएगा तो यह होता क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो ये तीसरे नंबर समस्थानिक की बात किया जा रहा है, यानी इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होगी, ट्राइटेरियम में एक होता है। परमाणु संख्या हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, बस परमाणु भार बदल जाता है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है इसमें। इसी को क्या कहा जाता है, ट्राइटेरियम कहा जाता है। और हाइड्रोजन का यही एक समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होता है, ऐसा तत्व जो प्रकृति में स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता है, उसी को क्या कहा जाता है, रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो है वह रेडियो एक्टिव तत्व है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइटेरियम हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होता है। तो जो परमाणु संख्या होता है जिसको किससे सूचित किया जाता है, जेड से परमाणु संख्या को सूचित किया जाता है। तो किसी भी जो है तत्व में जो परमाणु संख्या होगी वही उसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या, और वही उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या यदि ज्ञात करना है आपको, तो क्या करिएगा, परमाणु भार में से, जिसको ए से सूचित किया जाता है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो परमाणु क्रमांक घटाइए, या तो प्रोटॉन की संख्या घटाइए या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाइए, कुछ भी घटाइएगा तो मान तो वही आएगा। कहीं कहीं न्यूट्रॉन का 3 सूत्र याद रखिएगा, ए में से या तो जेड घटा दीजिए, या क्या करिए, ए में से पी को घटा दीजिए, या क्या करिए, ए में से ई को घटा दीजिए। बात बराबर है, क्योंकि जेड, पी और ई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या निकालना है, तो यही इसका क्या है, परमाणु संख्या, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगा। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, भार में से क्रमांक को घटा दीजिएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की अम्लीय प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अम्लीय। तो दो चीज हो गया, या तो अम्लीय होगा, नहीं तो क्षारीय होगा, नहीं तो उदासीन होगा। तो याद रखिएगा जहां पे आपको अम्लीय पूछेगा, अम्लीय पूछेगा, आपको क्या समझना है कि इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता होगी। यानी जितना ज्यादा हाइड्रोजन की सांद्रता होगी उतना ही वो चीज क्या होगा, उतना ही वो अम्लीय होगा। और यदि क्षारीय यदि पूछेगा, क्षारीय तो क्या हो जाएगा, OH माइनस, ठीक है। OH माइनस को क्या कहा जाएगा, क्षारीय, और H प्लस को क्या कहा जाएगा, अम्लीय कहा जाएगा। यानी क्षारीय में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा, जबकि अम्लीय में क्या होगा, केवल और केवल हाइड्रोजन होगा। अम्लीय मतलब क्या, पीएच मान कितना से कितना, 0 से लेकर 7 के बीच तक क्या कहा जाएगा, अम्लीय कहा जाएगा। और 7 से 14 तक क्या कहा जाएगा, क्षारीय कहा जाएगा। यानी कोई भी चीज अम्लीय तभी होगा जब उसमें क्या होगा, H प्लस होगा। H प्लस जितना ज्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता जितना ज्यादा होगा वह उतना ही क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें किसकी सांद्रता दिखाई जाएगी, किसकी, हाइड्रोजन की सांद्रता दिखाई जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मान लीजिए कि कोई मिट्टी जो है ज्यादा अम्लीय हो जाएगी, तो उसका उपचार कैसे किया जाएगा, क्या चीज मिट्टी में प्रयोग किया जाएगा ताकि जो है मिट्टी को अम्लीय से कम किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाता है, चूना का प्रयोग किया जाता है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, चूना का प्रयोग किया जाएगा। और यदि मिट्टी क्षारीय है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन।
आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आणविक संरचना के बारे में बताना है तो रदरफोर्ड द्वारा आणविक संरचना बताया गया था। इसने क्या बताया था कि किसी भी परमाणु के नाभि में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है। यही किसके द्वारा बताया गया? रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया। यानी किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को किसी भी परमाणु का भार कहा जाता है। यही देखे थे भार का क्या सूत्र होगा? अगर ए का मान हम निकालेंगे तो P प्लस एन क्या हो जाएगा? एक निकल जाएगा, नहीं भार निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, प्रोटॉन भाग लेगा कि न्यूट्रॉन भाग लेगा? जो बाहर चक्कर लगाएगा वही तो भाग लेगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। इसीलिए जो है किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, मतलब क्या? उस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और वही क्या करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो भी बचता है उसको क्या कहता है? कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसके चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का क्या करेगा? इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा किए गए तत्वों का वर्गीकरण जो है नए तत्वों की खोज की प्रेरित करता है? यानी जो इन्होंने जो अपना पीरियडिक टेबल बनाया था उसमें कुछ स्थान को इन्होंने क्या कर दिया होगा? खाली छोड़ दिया होगा। कुछ स्थान को खाली छोड़ दिया होगा ताकि भविष्य में अगर कोई तत्व खोजा जाएगा तो इन्हीं खाली स्थान में उसको रख दिया जाएगा। यही चीज न प्रेरित करता है नए तत्वों को। यानी इनको पता था कि हो सकता है कि भविष्य में कुछ तत्व खोजा जाएगा तो इसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। सबसे पहले अगर पूछेगा कि तत्वों का जो है व्यवस्थित ढंग से किसने सजाया था तो कौन हो जाएगा? डोबे राइनर हो जाएगा। उनके किस नियम पे सजाए थे? तो त्रिक नियम के आधार पे। उसके बाद से न्यूलैंड्स आए जो किस पर सजाए? अष्टक नियम पर। यानी संगीत के सातों सुर पे, जैसे सारे गामा से शुरू होता है, यानी पहला सा और फिर आठवां भी क्या हो जाता है? सा हो जाता है। उसके बाद से आए कौन है? मेंडलीफ है। मेंडलीफ जो सबसे पहला अगर पीरियडिक टेबल की बात किया जाएगा तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहला पीरियडिक टेबल बनाया गया था। और इन्होंने ही अपने पीरियडिक टेबल में क्या किया था? कुछ स्थान को खाली छोड़ दिया था ताकि आगे भविष्य में अगर कोई तत्व खोजा जाएगा तो उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। जबकि आधुनिक पीरियडिक टेबल की बात किया जाएगा तो किसका है? मोजले का है। इनका परमाणु पीरियडिक टेबल किस पे था? बढ़ते हुए परमाणु भार पे था। और आधुनिक किस पे है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीफ। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला है, घरेलू खाना पकाने की गैस जो है यानी एलपीजी में जो है मुख्य रूप से क्या होता है? एलपीजी जो आप लोग खाना घर में पकाते हो या गैस पे जो खाना पकाते हो उसमें किस गैस का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है, प्लस क्या होता है? प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। बात वही है। आइसोब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन का ही एक भाग होता है। तो इसमें मुख्य रूप से कहीं तो प्रोपेन और ब्यूटेन दिया नहीं है। ब्यूटेन और प्रोपेन सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्यूटेन, उसके बाद से क्या पाया जाता है? प्रोपेन पाया जाता है। वहीं सिगरेट की लाइटर, सिगरेट जो जलाया जाता है ना लाइटर, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि सीएनजी की बात किया जाएगा जिससे गाड़ी चलाया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सीएनजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मेथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी में मेथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस में किसका प्रयोग किया जाता है? बायोगैस में मेथेन का ही प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें मेथेन का ही होता है। बस याद रखिएगा एलपीजी और सिगरेट के लाइटर में किसका प्रयोग होता है? ब्यूटेन का प्रयोग होता है। अगला, उस गुण का चयन करिए जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नहीं है। यानी इसमें से कौन सा जो है नाभिकीय संलयन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभि आपस में मिलकर एक बड़े नाभि का निर्माण करते हैं। जैसे सूर्य से हमको जो एनर्जी मिलता है वो किस रूप में मिलता है? नाभिकीय संलयन के रूप में। हाइड्रोजन बम बनाया जाएगा, वो किस में बनाया जाएगा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। यानी मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन में जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम आपस में मिलकर क्या बनाता है? हीलियम का निर्माण करता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को नाभिकीय संलयन कहा जाएगा। तो इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तारा तथा हाइड्रोजन बम बनाने में होता है। क्या है? सही हो जाएगा। इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की जरूरत है, यानी वह द्रव्यमान जिस पर क्या होगा? कोई भी जो है
तो अणु क्या होगा, वह जो संलयित होगा, तो यह तो चाहिए ही चाहिए, दूसरा भी सही। तीसरा, नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व तो मिलकर भारी के बना रहे हैं, यानी दो हल्का मिलकर क्या बना रहा है, एक भारी का बना रहा है, यह भी सही है। चौथा कह रहा है कि कमरे के ताप पर संभव है, कमरे का ताप मतलब कितना, 25 से 27 डिग्री, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है, कमरे के तापमान। इतना पर नाभिकीय संलयन होगा, नहीं होगा। इतना पे नाभिकीय संलयन होता तो इस रूम में रख दिया जाता, आराम से नाभिकीय संलयन हो जाता, तो नहीं होगा। नाभिकीय संलयन के लिए बहुत उच्च जो है तापमान की जरूरत होता है, बहुत ज्यादा, तो यही क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी गलत है, कमरे के ताप पर यह संभव नहीं है। अगला है, यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य है तो वह लवण क्या हो जाएगा। पीएच स्केल की बात किया जाएगा तो बीच में कितना होता है, 7, जो उदासीन होगा। 14 क्या होता है, 14, और इधर क्या होता है, शून्य। तो शून्य अगर 7 से इधर की ओर जाएंगे तो अम्लीयता क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा, और 7 से जब इधर की ओर जाएंगे तो क्षारीयता क्या हो जाएगी, क्षारीयता बढ़ेगी। यानी सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जिसका पीएच मान कितना होगा, इसमें सबसे कम क्या है, 0, यानी जिसका 0 है मान, इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। जबकि सबसे ज्यादा क्षारीय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका पीएच मान 14 होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएच मान शून्य होगा, जब पीएच मान शून्य होगा तो उच्च क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा और सबसे कम क्षारीय होगा। क्षारीय के संदर्भ में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा, जबकि अम्लीय के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक होगा। यानी सशक्त अम्ल और कमजोर बेस, ठीक है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस किसमें, ऑप्शन ए ही में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, एम्पियर है, वोल्ट है, कूलम्ब है, वाट है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, ठीक है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का, विद्युत वाहक बल का। कूलम्ब किसका होता है, आवेश का। और शक्ति किसका, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा, तो विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा। अगला, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो क्या होगा। मान लीजिए इस कलम को हम 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये कलम क्या होगा, नीचे आएगा कि ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पृथ्वी का प्लान वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसके बराबर या इससे अधिक वेग से फेंकेंगे तब ना ऊपर जाएगा। तो 8 ज्यादा है कि कम है, तो कम है तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर कैसे चला जाएगा। ऊपर जाने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड चाहिए, या इससे अधिक वेग चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड चाहिए। अगला है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 10 घंटा जलता है और 5 रुपया प्रति यूनिट के दर से है, तो विद्युत पर खर्च क्या हो जाएगा। बल्ब कितना है, 100 वाट का है, जल कितना रहा है, 10 घंटा जल रहा है, यानी टोटल कितना वाट खर्च हुआ, 1000 वाट। 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट। और कितना रुपया यूनिट चार्ज है, 5 रुपया, और 1 यूनिट जला ही तो कितना रुपया लगेगा, 5 ही रुपया लगेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 5 रुपया। अगला है, किसी वस्तु का संवेग को 3 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हाफ mv², ये वेग के संदर्भ में होगा, और संवेग के संदर्भ में क्या हो जाएगा, p²/2m, ठीक है, p²/2m, ये दो इसका सूत्र होता है। तो यह क्या कह रहा है, संवेग को 3 गुना कर दिया जाएगा, तो संवेग को 3 गुना कर दिया जाएगा, p को 3 गुना किया जाएगा, तो p के जगह 1 है, यहाँ पर 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी यह क्या है, अंश में ही है, तो अंश में है तो मतलब क्या हो जाएगा, उतना ही गुना हो जाएगा। अगर नीचे होता तो क्या हो जाता, उतना भाग होता। अगर नीचे अगर इतना होता तो क्या होता, उतना भाग की वृद्धि होती। अगर ऊपर हो रहा है तो क्या हो रहा है, उतनी गुना की वृद्धि होगी। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ेगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेग और संवेग जब भी बढ़ाने की बात किया जाएगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर द्रव्यमान पूछ देता ना, किसी भी वस्तु के जो है द्रव्यमान को तिगुना कर दिया जाएगा तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान पर यदि कर दिया जाएगा तो। क्वेश्चन पूछे कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाएगा तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान यदि 3 गुना कर दे तो। सूत्र यहाँ पे है, यहाँ मान पुट करके देखिए ना, अगर द्रव्यमान को हम 3 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा कमी होगा, कितना की वृद्धि होगा कितना का कमी होगा, वृद्धि होगा, कितना का वृद्धि होगा। अरे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए इस सूत्र पे मान रखिए ना, हाफ एम वी स्क्वायर में एम पहले एक था 3 कर दिए तो क्या फर्क पड़ेगा, कितना गुना का वृद्धि होगा कि कमी होगा, क्या चीज। अरे एम उतना ही है ना, एम पर ना स्क्वायर है ना कुछ भी है, तो 3 गुना करिएगा तो 3 गुना की वृद्धि होगा, 2 गुना करिएगा 2 गुना का वृद्धि होगा, 1 गुना करिएगा 1 गुना की वृद्धि होगा, जितना बढ़ाइएगा उतना का वृद्धि हो जाएगा। वेग बढ़ाइएगा तो उसका स्क्वायर में होगा, संवेग बढ़ाइएगा तो उसका स्क्वायर में होगा, यानी वेग को 2 गुना करिएगा तो कितना होगा 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना करिएगा तो 9 गुना हो जाएगा, 4 करिएगा तो 16 हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान जितना गुना करिएगा उतना ही गुना का वृद्धि होगा। तो बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे घुमाता है, यहाँ पर वेग संवेग न देकर द्रव्यमान दे देता है, और आदमी रटा हुआ है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी है जितना है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और वहां पर हो जाता है गलती। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए, अगर द्रव्यमान रहेगा तो उतना ही गुना आंसर करना है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुना हो जाएगा तो उसके द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर क्या होता है, G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनके बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाएगा, यानी इन सब से कोई मतलब है, कांस्टेंट है, यानी मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, एफ से आर का संबंध कैसा है, आर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कितना किया जाएगा, उनके जो है बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाएगा, यानी आर के जगह पर क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, यानी एफ इजकल टू अब क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1/4, यानी कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा ना, 1/4 भाग हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। अब जितना है उसका कितना हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे जो है एक गेंद से बंधी है, अगर जो है सॉफ्ट अचानक से रुकने पर धागा जो है सॉफ्ट से लिपटने लगता है तो गेंद का कोणीय वेग क्या होगा। मान लीजिए कि जो है यहाँ पर कोई गेंद है, उसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत ज्यादा क्षेत्र कवर कर रहा है, हम एकाएक रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो धागा क्या होगा, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, वो लिपटाने लगेगा। अब कोणीय वेग, कोणीय संवेग वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा ना। पहले अगर घुमा रहे थे तो इतना जगह छेक रहा था ना, अब हम इसको रोक दिए तो क्या होगा, इसी के आसपास हो रहा है, यानी पहले इतना था अब इतना ही के आसपास हो गया, यानी कोणीय वेग या संवेग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है, न्यूटन के 3 गति का नियम होता है। पहला में क्या होता है, बल की परिभाषा मिलता है, यानी इसी को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरे से क्या मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है, यानी बल का सूत्र मिलता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। जबकि तीसरे क्या करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल को बताता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या होगा, समान होगा, विपरीत होगा और अलग अलग वस्तुओं पर लगने का काम करेगा, ठीक है। तो दूसरा से क्या मिल रहा है, बल का व्यंजक मिला है, F इक्वल टू एम ए मिल रहा है, यानी बल की माप की प्राप्ति हो रही है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जबकि बल की परिभाषा क्या हो जाता, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। अगर बल की परिभाषा देता तो क्या हो जाता, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। ओम के नियम के अनुसार V बटा I एक नियतांक होता है जिसको क्या कहा जाता है, ओम का नियम इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, V बटा I है, यानी I को इधर कर दीजिएगा, V बटा I तो इधर क्या बचेगा, R बचेगा, R मतलब क्या होगा, प्रतिरोध, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रतिरोध। अगला है वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, किससे होता है वृद्धि ग्रोथ, पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी पीयूष ग्रंथि से होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, वृद्धि हार्मोन, और पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यही करता है। जितने भी शरीर से हार्मोन निकल रहा है सारे को अगर कंट्रोल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पीयूष ग्रंथि होता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है, पीनियल ग्रंथि होता है, ठीक है। पीनियल और पीयूष जो है ना जुड़ुआ है, ठीक है। कहीं कहीं जो है पीयूष को ही पीनियल कहा, पीनियल को पीयूष भी कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में पीनियल दिया रहेगा ना तो आपको पीनियल को टिक आउट करना है, ना कि पीयूष। अगर पीनियल नहीं है ऑप्शन में तब किसको करिएगा, तब पीयूष को करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा पुस्तक में पीनियल और पीयूष को एक माना जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों सेम जैसा दिखता है इसीलिए, लेकिन हल्का सा छोटा होता है पीयूष से, कौन, पीनियल ग्रंथि।
नहीं, बोथ कभी नहीं, एक ही छोटा हो सकता है ना। जब छोटा की बात करेंगे तो कोई एक ही होगा, बड़ा की बात करेंगे तो एक एक्यूरेट कुछ भी नहीं होगा। जब भी बड़ा और छोटा पूछेगा तो एक ही कोई ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सीधे बड़ा पूछ रहा है, ठीक है, तो उसका कभी भी बोथ आंसर सही नहीं होता। बड़ा छोटा लंबा चौड़ा इसमें कभी भी बोथ आंसर हो ही नहीं सकता है। बोथ को तो सीधे पहले आप एलिमिनेट करिए। जो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। डीपीटी टीका का जो है किस रोग के रोकथाम के लिए, डीपीटी, डीपीटी, डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, पी से क्या हो जाएगा, पर्टूसिस, टी से क्या हो जाएगा, टी से टिटनस, तो डी से डिप्टीरिया, पी से पर्टूसिस। पर्टूसिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, खांसी कहा जाता है, यानी काली खांसी। और टी से क्या हो जाएगा, टिटनस, यानी डी से डिप्टीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से क्या हो जाएगा, टिटनस, यानी सही क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी तीनों रोग के लिए जाता है, ठीक है। अगला जो है कैरोटिड लेवरिंथ का कार्य क्या होता है। देखिए कैरोटिड लेवरिंथ क्या है, एक प्रकार का धमनी है। यह क्या है, एक प्रकार का धमनी है। धमनी का काम क्या होता है शरीर में, शरीर में धमनी का काम क्या होता है, एक तो सीरा होता है, एक तो धमनी होता है। सीरा का काम क्या होता है, धमनी का काम होता है। सीरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त कहाँ लाता है, हृदय में लाता है, और पूरा जब वो पूरी तरह से फेफड़ा में जाकर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो फिर उसको धमनी क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। यानी धमनी सबसे पहले क्या करेगा, शरीर में जो है ब्लड को ले जाने का काम करेगा। और ये स्पेशल जो धमनी है कैराटिड जो है, यह क्या करता है, यह मस्तिष्क को क्या करता है, मस्तिष्क को जो है रक्त पहुंचाने का काम करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क को अधिक रुधिर भेजना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो पूछेगा कि यह क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का धमनी है। अगला अमीबा गति करता है। अमीबा की बात किया जाएगा तो अमीबा किस वर्ग में आता है, अगर आर एच विटेकर की वर्गीकरण की बात किया जाएगा तो अमीबा को किस वर्ग में रखा गया, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, या जो है पादप में गया, एनिमिलिया में, किस में रखा गया अमीबा को, प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया। अमीबा को किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। अमीबा कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक जीव होगा कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित होता है, यूकैरियोटिक मतलब विकसित होता है। तो अमीबा कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक जीव होगा या यूकैरियोटिक जीव होगा, नहीं, प्रोकैरियोटिक केवल और केवल मोनेरा होता है। याद रखिए आर एच विटेकर का जो भी वर्गीकरण है उसमें मोनेरा केवल जो है प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी चारों क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। और मोनेरा में केवल कौन शामिल होता है, केवल जीवाणु शामिल होता है। यानी जीवाणु छोड़ के बाकी सब क्या होता है, बाकी सभी का सेल कैसा होता है, विकसित होता है, केवल जीवाणु का ही नहीं होता है। और वायरस में कोई सेल ही नहीं होता है, तो वायरस को तो पहले ही हटा दीजिए, वायरस तो अपवाद है, उसमें कोई सेल होता ही नहीं। वो सबसे पहला जीव है जब सेल बनने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, इसीलिए उसको सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। और पहला बार सेल किसमें देखा गया था, जीवाणु में, जिसमें अविकसित था। उसके बाद से सभी क्या हो जाएंगे, सभी में विकसित हो जाएगा। यानी प्रोटिस्टा वर्ग में कौन आता है, अमीबा आता है, उसके बाद से यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है, डाइटम आता है, प्रोटोजोआ आता है, सारे के सारे किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। प्रोटिस्टा में जो जितने भी शामिल होते हैं ना, उनमें जो पैर होता है ना अधिकांश, तो किस लिए काम करते हैं, पैर भोजन ग्रहण के लिए किया जाता है। यानी स्यूडोपार्ट मतलब क्या, झूठा पैर, यानी दिखाने के लिए पैर होता है, लेकिन उस पैर से वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। और चलने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो सिलिया या फ्लेंजिया का, दो चीज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चलने के लिए। तो प्रोटिस्टा वर्ग में जो जीव शामिल होते हैं वो गति के लिए सिलिया या जो है फ्लेंजिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या करेगा, सिलिया द्वारा गति करेगा, जबकि पाद द्वारा, पैर द्वारा, झूठा पैर द्वारा क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी सिलिया। अगला है दालचीनी जो है पौधा किस, दालचीनी देखे हैं ना, क्या होता है वो पौधा का, छाल होता है ना, पौधा का देखने ही में लगता है छाल है, तो सोचना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, छाल हो जाएगा। अगला तंबाकू में उपस्थित एल्कलाइड क्या होता है, कुनैन होगा, एट्रोपिन होगा, निकोटीन होगा या ड्रेफिन हो जाएगा। कुनैन किस में होता है, सिनकोना के छाल में, जिससे क्या किया जाता है, मलेरिया का दवा बनाया जाता है। एट्रोफिन की बात किया जाएगा तो ये मुख्य रूप से दर्द के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। निकोटिन किस में होता है, यही तंबाकू में होता है, ठीक है। और एड्रेफिन किसके लिए होता है, यह मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाला चीज में एड्रेफिन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निकोटिन, ठीक है। तंबाकू में होता है, कॉफी में भी क्या होता है, निकोटिन ही होता है। वही निकोटिन, कैफीन क्या होता है, एक प्रकार का निकोटिन ही होता है ना। जबकि चाय में क्या होता है, चाय में थीन होता है।
अगला है पोषक का वायुमंडल में जिन्हें कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? जितने भी सूक्ष्म जीव है उसको क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। चाहे आप जीवाणु कहिए, चाहे कवक कहिए, चाहे बैक्टीरिया, कुछ भी कहिए, सब क्या होता है? सारे के सारे अपघटक होते हैं। पूरे धरती पर सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? अपघटक की ही संख्या होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपघटक। उत्पादक में किसको रखा जाता है? उत्पादक में पेड़ पौधा, यानी जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करेगा उसको किस में रखा जाएगा? उत्पादक में। सारे पौधे उत्पादक नहीं होते हैं, सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया नहीं करते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? पौधा होता है कि जंतु होता है? बैक्टीरिया क्या होता है? पौधा होता है कि जंतु होता है? पौधा में उसको रखा गया। बैक्टीरिया को किस में रखा गया? प्लांट में रखा गया। यानी बैक्टीरिया क्या करे? प्रकाश संश्लेषण करता है? नहीं करता है। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो नहीं, सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिए। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा उसी को किस में रखा जाएगा? उत्पादक में। बाकी सबको किस में रखा जाता है? उपभोक्ता में क्या रखा जाता है? जितने भी सूक्ष्म जीव है उसको किस में रखा जाता है? अपघटक में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है डीएनए होता है? डीएनए किसमें होगा? इसमें से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। दूसरा कहाँ पाया जाएगा डीएनए में? तो दूसरा कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। हरित लोक में भी क्या पाया जाता है? उसमें भी डीएनए पाया जाता है। और तीसरा कहाँ पे पाया जाएगा? केंद्रक में। केंद्रक में तो डीएनए आरएनए सब चीज तो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में ही पाया जाता है। बाकी अपवाद के रूप में क्या हो जाएगा आपको? सूत्रकणिका और क्या हो जाएगा? हरित लोक, क्लोरोप्लास्ट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला, स्टार्च का पाचन कौन करेगा? लाइपेज करेगा, एमाइलेज करेगा, फाइब्रिनोजन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा? स्टार्च का पाचन इसमें से कौन करता है? लाइपेज करता है या एमाइलेज करता है? लाइपेज वसा का करता है। माइलेज से याद रखिएगा, माइलेज से क्या होगा? स्टार्च। ठीक है, हाँ, एमाइलेज, माइलेज और स्टार्च से स्टार्च। तो एमाइलेज क्या करेगा? ये स्टार्च का पाचन करेगा। लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। फाइब्रोनिजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, यानी रक्त का थक्का बनाता है। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल सेक्स सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है, जैसे महिलाओं को पुरुष से अलग करने के लिए जो जो चीज आपको दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन के कारण होता है। ठीक है, तीन होता है महिलाओं का सेक्स हार्मोन, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा क्या होता है? रिलैक्सिन होता है। ठीक है, और मेल का क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, चलिए ठीक, सही आंसर ऑप्शन नहीं सर जाएंगे।